अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मूवमेंट इन एजुकेशन, यानी कि तालीम के अंदर ऑब्जेक्टिव का आगाज़ सबसे पहले कब हुआ था, किसने किया था, यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखने का आगाज़ कब हुआ था। इसका पहले देखते हैं ओरिजिन, यानी कि ऑब्जेक्टिव लिखने का आगाज़ कब हुआ और किसने किया था। हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर वो पहला शख्स है जिसने ऑब्जेक्टिव्स को लिखा। उसने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को लिखा और उसे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए एक बुनियाद बनाया। उसने ह्यूमन एक्टिविटीज़ को इस्तेमाल करते हुए स्कूल के करिकुलम के लिए 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिए। और वो 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन, यानी कि खुद की हिफाजत, सिक्योरिंग द नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात का तहफ़्फ़ुज़, चाइल्ड बेयरिंग, बच्चा पैदा करना, मेंटेनेंस ऑफ सोशियो पोलिटिकल रिलेशनशिप, यानी कि जो समाजी और सियासी तल्क़ात हैं उनको बरकरार रखना, लेयर एक्टिविटीज़, जो फ़रागत के मशागल होते हैं, जो फ़रागत की सरगर्मियाँ होती हैं। जाइस जाइस ने इस चीज़ के बारे में क्या बताया? उसने कहा बिहेवियरल स्टेटमेंट्स आर नॉट न्यू नॉट द क्रिएशन ऑफ एजुकेशनिस्ट। जाइस ने ये कहा है कि बिहेवियरल स्टेटमेंट कोई नई बात नहीं है और ना ही इसको एजुकेशनिस्ट जो है उन्होंने इसको इजाद किया। वो कहता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं बिहेवियरल स्टेटमेंट के रिलेटेड, ये ऑपरेशनलिज्म की इजाद है, ये कोई न्यू टर्म नहीं है। ओरिजिन विद बर्थ ऑफ इस्लाम। और अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि बिहेवियरल स्टेटमेंट जो है उसको रॉबर्ट स्पेंसर ने इजाद नहीं किया, ना ही इसको जाइस ने इजाद किया, बल्कि इसकी इजाद तब हुई जब इस्लाम की बर्थ हुई थी। यानी कि इस्लाम की बर्थ के साथ ही बिहेवियरल स्टेटमेंट का आगाज़ हो गया था, उसकी भी बर्थ हो गई थी। कुरानिक अप्रोचेस टू बिहेवियरल स्टेटमेंट। बिहेवियरल स्टेटमेंट को स्टेट करने में कुछ कुरानिक अप्रोचेस भी हैं। वो किस तरह से है? जैसे कि कुरान जो है कैप्चर्स लाइफ इन इस इंटायरिटी। कुरान के अंदर ज़िंदगी का जो हर एक पहलू है कुरान उसका अहाता करता है। प्रेजेंट अ ब्लेंड ऑफ बिहेवियरिस्टिक एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस। कुरान पाक जो है वो बिहेवियरिस्टिक और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस थी इसका एक ब्लेंड है, उसको प्रेजेंट करता है। सेटिस्फाई ऑल नीड्स ऑफ ह्यूमन नेचर की जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको सेटिस्फाई करता है। Goodness, success, taqwa, worship, man, God and hereafter are stated in terms of behavioral objectives। कुरान पाक के अंदर अगर देखा जाए तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की फॉर्म में कुरान पाक ने सक्सेस को, गुडनेस को, तकवा को, वर्शिप, मैन, गॉड और हेयर आफ्टर यानी कि क़यामत के बारे में भी इसने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट किया है। और वो नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल के अंदर देखेंगे कि कुरान पाक ने किस तरह से बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को स्टेट किया है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1 जो कि कुरान पाक ने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स की दी है। एग्ज़ाम्पल क्या है? द बिलीवर्स मस्ट इवेंचुअली विन थ्रू दीस। उसने इस ऑब्जेक्टिव की नेक्स्ट ब्रेक डाउन कर दिया है। हु हम्बल देमसेल्व्स इन देयर प्रेयर्स, हु अवॉइड वेन टॉक, हु आर एक्टिव इन डीड्स ऑफ चैरिटी, who abstain from sex except with those joined to them in marriage bond, or the captives when their right hand processes, for they are free from blame. But these whose desires exceed limits are transgressors, who faithfully observes their trust and their convents, and who strictly guard their prayers. These are the believers who will inherit paradise. They will dwell therein forever. ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि कुरान ने स्टेट किया। सिर्फ यही इसकी मिसाल नहीं है, और भी इसकी मिसालें हैं। यहाँ पर इसने मुख्तलिफ़ किस्म के जो एक्शन वर्ब्स हैं उसको भी इस्तेमाल किया है, जैसे कि यहाँ पर अवॉइड वगैरह को इस्तेमाल किया गया है, एक्टिव वगैरह को इस्तेमाल किया गया है, एब्सटेन को इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हु को इस्तेमाल करते हुए हर एक जो सेंटेंस है उसको एक्सप्लेन किया गया है। इस ऑब्जेक्टिव की फर्दर ब्रेक डाउन हुई है नीचे पार्ट्स के अंदर, और हर एक पार्ट को जो है हु के साथ ज्वाइन किया गया है। सिस्टमेटिक कंसेप्चुलाइजेशन। फ्रैंकलिन बॉबिट ने 1918 में ये बताया कि किसी भी ऑब्जेक्टिव्स की फार्मूलेशन के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिसिटी की, सिंप्लिसिटी की और क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। वेरेट चार्टर ने 1924 में एक बुक लिखी थी, और वो उसकी जो थ्योरी थी उसके अंदर उसने एक्सप्लेन की। उसका नेम था थ्योरी ऑफ सिस्टमेटिक करिकुलम डिज़ाइन। थ्योरी ऑफ सिस्टमेटिक करिकुलम डिज़ाइन हमें किस चीज़ के बारे में बताती है? ये बताती है डिलिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमें उसको मज़ीद जो है वजाहत करने की ज़रूरत होती है।
इसके बाद आता है राल्फ टाइलर। राल्फ टाइलर ने 1969 में बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन के नाम से एक बुक लिखी। उसने इस बुक के अंदर 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स कौन कौन से? बिहेवियर प्लस कंटेंट, यानी कि बिहेवियर को उसने कंटेंट के साथ लिखा कि बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। इसके लिए उसने 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स दी जिसके अंदर बिहेवियर प्लस कंटेंट है। बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में एक बुक लिखी, टेक्सोनमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इस बुक के अंदर वो कोग्निटिव डोमेन के बारे में लिखता है। कोग्निटिव डोमेन के अंदर 3 डोमेन्स आती हैं। इसके अंदर अफेक्टिव डोमेन है, इसके अंदर साइकोमोटर डोमेन है और एक इसकी और डोमेन है टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनमी है, एक और कोर्स कोड है जिसके अंदर इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसे ब्लूम्स टेक्सोनमी कहते हैं। आई डोंट नो कि वो किस कोर्स कोड के अंदर है ब्लूम्स टेक्सोनमी, शायद 86 मेरे ख्याल में कि एक के अंदर है ब्लूम्स टेक्सोनमी। तो ब्लूम्स टेक्सोनमी के ऊपर ही यहाँ पर नोट लिखना है। टेक्सोनमीज ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की 3 टेक्सोनमीज है, कोग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की जो टेक्सोनमी थी ये ब्लूम्स ने पेश की थी। सबसे पहले है कोग्निटिव डोमेन। कोग्निटिव डोमेन के अंदर देखा जाए तो इसके 7 लेवल्स हैं। पहला है नॉलेज। नॉलेज किसे कहते हैं? फैक्ट्स एंड फिगर्स को। सेकंड है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, यानी कि नॉलेज हमारे पास आ गया है, नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड लेवल है एप्लीकेशन, कि जो हमने नॉलेज सीखा है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी चीज़ की ईजाद करना। फोर्थ लेवल है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि उस चीज़ की मज़ीद फर्दर ब्रेक डाउन करना उसको पार्ट्स के अंदर। नेक्स्ट लेवल सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब है कि कोई नई चीज़ को तैयार करना। नेक्स्ट एवेल्यूएशन, यानी कि किसी चीज़ की इफेक्टिवनेस को चेक करना। कोग्निटिव डोमेन का तल्लुक़ हमारे दिमाग के साथ है। नेक्स्ट डोमेन है अफेक्टिव डोमेन। इस डोमेन का तल्लुक़ हमारे दिल के साथ है। इसके देखा जाए तो 4 लेवल्स हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। रिसीविंग का क्या मतलब है? जैसे कि टीचर जो है क्लास के अंदर बच्चों को जब तालीम दे रहा होता है, उनको लेक्चर दे रहा होता है, तो उस दौरान स्टूडेंट जो कुछ रिसीव करते हैं इसको बोलते हैं रिसीविंग। जैसे कि अगर कोई बच्चा म्यूज़िक वगैरह सुनता है तो वो म्यूज़िक में उसका एक इंटरेस्ट होता है जिसकी बेस पे वो म्यूज़िक सुनता है। तो जब वो म्यूज़िक सुनता होता है तो उस दौरान वो क्या चीज़ रिसीव कर रहा होता है, उस म्यूज़िक के जो लिरिक्स होते हैं वो उसके जहन में चल रहे होते हैं। रिस्पॉन्डिंग का मतलब है जवाब देना, यानी कि स्टूडेंट जो कुछ रिसीव किया है उसके बाद वो क्या करता है कि उस चीज़ के बारे में जवाब देता है। जैसे कि अगर उसको फ़ुटबॉल वगैरह के अंदर इंटरेस्ट था बच्चे को, उसने खेलना सीखा, फिर बाद में वो क्या करता है प्लेग्राउंड में जाकर फ़ुटबॉल खेलता है, तो एक लिहाज से वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि जो कुछ उसने सीखा है वो नेक्स्ट जाकर उसके बारे में खेल रहा होता है। वैल्यूइंग का मतलब है कि किसी चीज़ की कदर कीमत को जानना, किसी चीज़ को अहमियत देना। यहाँ पर देखा जाता है कि एक स्टूडेंट किस सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखता है, किस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखता है और उसको क्या वैल्यू देता है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि एक अगर स्टूडेंट है वो अगर देखा जाए तो वो एक एडिटर को लेटर लिखता है। लेटर के अंदर वो उसको क्या कहता है कि उसको यानी कि किस चीज़ का एहसास है या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है। वो ये चाहता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, कि वो सारी एक एजुकेटेड पॉपुलेशन हो, तो वो तालीम को एक अहमियत देता है, इसलिए उसने एडिटर को एक ख़त लिखा। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि वैल्यू, यानी कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सब को इकट्ठा करके उनसे एक जो सिस्टम है उसको क्रिएट किया जाए। अगर इस्लाम के अंदर देखा जाए यानी कि औरत को जो है किस हद तक आज़ादी हासिल है, अगर हम लोग उसके ऊपर एक जजमेंट करते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। थर्ड डोमेन है यहाँ पर साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन का क्या मतलब है कि यहाँ पर हम लोग अपने जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, अपने हैंड को इस्तेमाल करते हैं। हैंड के साथ साथ हमारा जो दिमाग होता है वो भी थोड़ा सा एक्टिव होता है, यानी कि कोग्निटिव डोमेन का तल्लुक़ हमारे दिमाग के साथ है, अफेक्टिव डोमेन का तल्लुक़ किसके साथ है, हमारे दिल के साथ है, साइकोमोटर डोमेन का तल्लुक़ हमारे हाथ के साथ है, हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं इसके साथ है। इसके भी मुख्तलिफ लेवल्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है रिफ्लेक्स मूवमेंट। रिफ्लेक्स मूवमेंट का मतलब है जैसा कि अगर आप लोगों का यानी कि सामना जो है किसी स्टिमुलस के साथ होता है, कोई स्टिमुलस जो है आपके पास आता है तो आप लोग क्या करते हैं उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है उसका हाथ जो है किसी गर्म बर्तन के साथ लग जाता है
अगर वो उबल रहा होता है, जैसे कि अगर चाय उबल रही है और आपका गलती से हाथ लग गया, तो आप लोग फ़ौरी तौर पे क्या करते हैं, अपने हाथ को पीछे की तरफ खींच लेते हैं। तो जो चाय गर्म थी, यानी कि हीट जो है एक लिहाज से एक स्टिमुलस था, तो आप लोगों ने उसको कैसे रिस्पॉन्स किया, अपने हाथ को पीछे की तरफ धकेल के। फिर आती हैं फंडामेंटल मूवमेंट्स। फंडामेंटल मूवमेंट्स कौन कौन सी, जैसे कि भागना, खेलना, कूदना, ये सारी की सारी फंडामेंटल मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। परसेप्चुअल एबिलिटीज़। परसेप्चुअल एबिलिटीज़ का मतलब है कि अपने हाथ को और इसके अलावा अपनी जो आँखें हैं उनका कोऑर्डिनेशन करना, यानी कि इनको इकट्ठे ही इस्तेमाल करना। जैसे कि अगर कोई बंदा है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है, तो उस वक्त उसके हाथ जो है वो भी स्टीयरिंग पे होते हैं, इसके अलावा उसकी जो आँखें होती हैं उसका वो भी मिरर के ऊपर फोकस कर रही होती हैं। फिजिकल एबिलिटीज़। फिजिकल एबिलिटीज़ के अंदर भी फंडामेंटल मूवमेंट्स वगैरह ही आते हैं, जैसे कि इंसान जो अपने बॉडी पार्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता है। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि लोग जिम्स जाते हैं, वहाँ पर अपने मसल्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी फिजिकल एबिलिटीज़ होती हैं। फिर आती हैं इसके बाद स्किल्ड मूवमेंट। जैसे कुछ लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स के अंदर उनकी स्किल्स अच्छी होती हैं, इसके अलावा कुछ लोगों की आर्ट्स के अंदर, कुछ लोग डांस के अंदर अच्छे होते हैं। इनके हर बंदे के पास कुछ खास किस्म की स्किल्स होती हैं और वो उन्हीं स्किल्स के अंदर उनका ज़्यादातर जो है ध्यान रहता है। फिर आती है नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है जैसे कि बातचीत करना, लेकिन नॉन डिस्कर्सिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर आप लोग अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए बातचीत नहीं करते, बल्कि आप लोग अपने जेस्चर्स को, अपने फेस एक्सप्रेशंस को, अपने बॉडी पोस्चर को इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर बच्चा जो है घर में मेहमान आते हैं तो बच्चा जो है उनके सामने अच्छे से बिहेव नहीं करता, तो वालिदैन जो है अक्सर अपने फेस के एक्सप्रेशन जो हैं वो शो करते हैं या उनको कोई इशारा वगैरह कर देते हैं। इससे बच्चा जो है उस बात को समझ जाता है। तो यहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं, उसमें अपनी आँखों का इस्तेमाल करें या फिर अपने हाथ से कोई इशारा करते हैं, तो इसके अंदर वो अपने हैंड को इस्तेमाल करते हैं। तो वो साइकोमेट्रिक डोमेट्री के अंदर देखा जाए तो इसके अंदर इंसान जो है अपने बॉडी पार्ट्स को इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करते हुए कोई मैसेज को कन्वे करने की कोशिश करता है।